नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या होता है सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण और साथ ही पढ़ेंगे कैसे आता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा यानी टाइड और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के संदर्भ में चर्चा करते हैं। ज्वार भाटा को पढ़ने से पहले अपन को पृथ्वी की, सूर्य की और चंद्रमा की स्थितियों को समझना पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को समझने के लिए भी लगभग ये परिस्थितियाँ सेम जुड़ी हुई हैं। अगर ज्वार भाटा के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, इसको अपन को समझना पड़ेगा। ज्वार और भाटा, जैसे आपने देखा होगा, आप जब समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो समुद्र के किनारे या मतलब जो सागरीय तट हैं, यहाँ पे आप देखते हो कि एक स्थिति ऐसी आती है कि सागर का पानी तटों की ओर आता है, यानी आप तक आ जाता है। फिर इसके बाद सागर का पानी जो है ना पीछे चला जाता है। एक वेव्स आती है, इस प्रकार से तट की ओर आती है और फिर वेव्स तट से नीचे उतर जाती है। दो कारण देखे जाते हैं। एक तो सागर में जो चलने वाली हवाएं हैं, वो हवाएं जल को ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं, तो एक वेव्स का निर्माण कर देती हैं, यानी तरंग का निर्माण कर देती है, वो तरंगें आती हैं। एक आपने देखा होगा जैसे कि बंगाल में जो मैंग्रोव वनस्पति का रीजन है, या जो आपका कच्छ रण है, अगर इन क्षेत्रों में यानी गुजरात के तट पर देखते हैं, इन क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो इन क्षेत्रों में जो वेव्स है वो वेव्स काफ़ी ज़मीन पे काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती है, यानी ज़मीन के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती है और बहुत बड़े क्षेत्र से पीछे भी हट जाती है। तो ये आपने देखा होगा, इस टाइप से नज़रिए आते हैं। तालाबों में घर पे देखा होगा, आसपास के क्षेत्रों में अगर तालाबों में देखते हैं, तालाबों में भी वेव्स चलती हैं छोटी छोटी। उन छोटी वेव्स को जो है ना, उन छोटी तरंगों को एक बड़े रूप में हम देखना चाहते हैं, तो पहले अपन छोटी तरंगों को देख लेते हैं, इसके बाद एक कल्पना कर लेते हैं बड़ी तरंग की। तालाब में जो वेव्स आती है इस टाइप से चलती हुई और थोड़े तालाब के किनारे तक, तलहटी तक, ऊपर तक चढ़ जाती है, फिर वापस चली जाती है, फिर अगली वेव्स आती है, फिर चढ़ जाती है, ऐसे ही देखते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि आप कहाँ हैं। आप पृथ्वी पे हैं, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या ज्वार भाटा हो, आप कहाँ हैं, आपको अपनी स्थिति को समझना पड़ेगा पहले। मान लो हम ये हैं, ये हमारा अर्थ है और हम अर्थ पे हैं। हम अर्थ पे हैं तो मान लो अर्थ के चारों ओर इस टाइप से ये जल भरा हुआ है। अर्थ पे यानी उससे जल ये लगा हुआ है। एक इस प्रकार का एक नज़रिया रखते हैं। अब पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य के, तो ये सन है आपका और पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य के, इस टाइप से पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य के। और चांद परिक्रमा करता है, जो मून है वो चांद का परिक्रमा करता है पृथ्वी के। तो एक चांद की स्थिति ये होगी, एक चांद की आपकी स्थिति जो है ना ये होगी, एक चांद की स्थिति ये होगी, ऐसी स्थिति में चांद बनेगा। अब हम देखते हैं कि ज्वार भाटा कैसे आता है। ज्वार भाटा के लिए जो है ना, देखो, चंद्रमा का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो पृथ्वी पर लगता है, और पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे जो चंद्रमा पे लगता है, और एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तभी तो एक ऑर्बिट में, एक पाथ पे वो जो है ना, जो इलिप्स पाथ है, उस पाथ पे, अंडाकार पाथ पे वो परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी जो है ना उसी अंडाकार पाथ पे, यानी कि सूर्य के परिक्रमा करती है, उसी प्रकार से अंडाकार पाथ पे अगर इसको देखते हैं तो चंद्रमा, मून, सूरज और अर्थ, ये बैलेंस अवस्था है, एक दूसरे से बैलेंस है गुरुत्वाकर्षण से। अब देखो, चंद्रमा जो है ना 27 दिन 7 घंटे में लगभग पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता है, जबकि 365 से 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर लेती है। इन अवस्थाओं को देखते हैं तो देखो, चंद्रमा और पृथ्वी की डिस्टेंस जो है ना बहुत कम है, 3,84,000 लगभग 365 किलोमीटर जो है ना, ये मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, यानी काफ़ी कम है। चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कम है, लेकिन दूरी कम होने के कारण जो है ना चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल पर, यानी पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ज़्यादा लगता है सूर्य से। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा है, लेकिन जल पे जो है ना, पृथ्वी के जल पे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है कंपैरिजन टू मून। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस से ज़्यादा है, यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। जो हम जानते हैं कि पृथ्वी से लगभग
15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है सूर्य, तो उस पर जो है ना जल पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। तो मान लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं कि चंद्रमा 5 न्यूटन का बल लगाता है इस जल पे और इसे अपनी ओर खींचता है। सूर्य 3 न्यूटन का बल लगाता है इस जल पे और इसको अपनी ओर खींचता है। जब ये जल को खींचने की कोशिश करेगा तो ये जल ऐसे खिंच जाएगा, ये जल इस प्रकार से खिंच जाएगा। ये जल है, जल खिंचेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जल नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ से ये स्थिति बन जाएगी, यानी यहाँ से ये स्थिति बन जाएगी, यहाँ से ये स्थिति बन जाएगी। ये इतना हिस्से का जल खिंच के इधर आ जाएगा। जल खिंच के इधर आ जाएगा, इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का मान लो ये तट है, इस तट पे जल ऊपर की ओर खिंचेगा। जो ऊपर की ओर खिंचेगा तो कहीं से, यानी उसके 90 डिग्री के एंगल से वो जल ऐसे खिसक के आएगा और ऊपर खिंचेगा, और ये वाला 90 डिग्री इसके, ये जल इसके इधर खिंचेगा, तो ये अवस्था भी यहाँ पे अपोजिट में ऐसे बन जाएगी। ये एक तरह से जो है ना, जितना ये इतना खिंचेगा यहाँ पे, उसी तरफ उसके जस्ट अपोजिट में उतना ही इस तरफ खिंचेगा, यानी ये ज्वार हुआ, ये दीर्घ ज्वार हुआ, दीर्घ ज्वार हो गया। जस्ट अपोजिट उसी समय दीर्घ ज्वार बनता है इसका इधर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाटा की स्थिति आती है, जल खिंचता है तो जल नीचे उतर जाता है, यानी पृथ्वी से ये जल नीचे उतरेगा। एक स्थान पे 90 डिग्री के स्थान पे पृथ्वी से जल नीचे उतरेगा, उसके जस्ट 90 डिग्री पे वो जल खिंच के और ऊपर चढ़ेगा पृथ्वी के, तो ये दीर्घ ज्वार हो गया। उसके जस्ट अपोजिट में ये दीर्घ ज्वार हो गया, ये भाटा हो गया, तो ये भी भाटा हो गया। अब देखते हैं कि ये कितना ज्वार आया होगा। तो देखो मैंने 5 न्यूटन और 3 न्यूटन यानी टोटल 8 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा, तो 8 न्यूटन जितना खींच सकता है उतना ज्वार यहाँ पे पृथ्वी पे दिखाई देगा। ये अवस्था क्या हो सकती है, ये अवस्था हो सकती है पूर्णिमा की, ये अवस्था हो सकती है पूर्णिमा की, या ये अवस्था हो सकती है अमावस्या की। पूर्णिमा और अमावस्या की इसलिए अवस्था हो सकती है क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की अवस्था कब होती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दीर्घ ज्वार का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर पानी का ज़्यादा चढ़ाना, और इसके बाद जो है ना, जहाँ पानी ज़्यादा चढ़ा था उसके अब दूसरी तरफ उसके जो एक तरह से इफेक्ट पड़ता है, अगेंस्ट फोर्स का जो इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण जो है ना पृथ्वी ये बैलेंस बनाने के लिए जो है ना वहाँ पे भी दीर्घ ज्वार आता है पृथ्वी की अपोजिट साइड। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भाटा आएगा, यहाँ पे ज्वार आएगा। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी अवस्था में क्या होती है, मान लो इस मून को हम लैप्स कर देते हैं, इस मून को छुपा लेते हैं, तब भी एक अवस्था आएगी, इसको हमने मान लो छुपा दिया। तो देखो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में है। सूर्य, पृथ्वी जब चंद्रमा सरल रेखा में है तो यहाँ पे स्थिति क्या बनेगी, यहाँ पे स्थिति इस टाइप की बनेगी कि जैसे मैंने आपको ये अर्थ बनाया और अर्थ के चारों ओर मैंने ये पानी लगाया और ये आपको सन बनाया और इसको मैंने मून दिया। मून 3 न्यूटन से ये अपने जल को अपनी ओर खींचेगा। अगेंस्ट फोर्स के कारण जो है ना ये 3 न्यूटन इधर खींचेगा। इसी समय 5 न्यूटन से चंद्रमा इसको और खींचेगा। तो अगेंस्ट फोर्स में 5 न्यूटन और खींचेगा ये, तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर दीर्घ ज्वार बन जाएगा। यहाँ पे फिर दीर्घ ज्वार बन गया तो यहाँ पे फिर भाटा आएगा, और इसके बाद जो है ना ये क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन से ये खींच रहा था, अगेंस्ट फोर्स के कारण ये बैलेंस करेगा तो 3 न्यूटन से इसके विपरीत खींच जाएगा। 5 न्यूटन से उसे और खींचने की कोशिश की तो 5 न्यूटन से फिर विपरीत अगेंस्ट उसमें फोर्स में फिर ये खींच जाएगा। तो यानी 8 न्यूटन का एक बार फिर हमारे पास जो है ना एक ज्वार आया। यहाँ तक तो थे कि ये ज्वार भाटा था। अब आता है कि जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा समकोण की अवस्था में होती हैं तब क्या होता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब समकोण की अवस्था में होते हैं तो इसके लिए अपन एक चित्र और समझते हैं। इस चित्र में हम क्या देखते हैं, इस चित्र में हम देखते हैं कि जैसे ये अर्थ है
और ये उसके चारों ओर जो है ना जल है, ये मून है और ये सन है, ये सन है। अब देखना इस पानी को जो है ना ये मून इस पानी को खींचेगा अपनी ओर 5 न्यूटन से। 5 न्यूटन से इस पानी को अपनी ओर खींचेगा, यानी यहाँ को ये अपनी तरफ ऐसे खींचेगा पानी को। तो 5 न्यूटन से जब ये जल ऐसे खींचेगा तो अगेंस्ट इसके 5 न्यूटन से ये जल इस टाइप से खींच जाएगा। लेकिन उसी समय जो जल इधर खींच के जा रहा था उस खिंचाव को 3 न्यूटन से ये सूर्य रोक लेगा। क्या करेगा? ये रोक लेगा। 3 न्यूटन से रोक लेगा तो ये कितना जल खींच पाएगा? ये केवल 2 न्यूटन जल खींच पाएगा मून। 2 न्यूटन जल खींच पाएगा तो ये ज्वार छोटा उठेगा, और यहाँ पे भी जो है अगेंस्ट फोर्स के कारण ज्वार छोटा उठेगा, क्योंकि जो जल यहाँ खींचना चाहिए था उसको जो है ना ये सूर्य 3 न्यूटन से रोक लेगा, तो ये बनाए रखेगा बैलेंस को। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? नहीं, 5 - 3 यानी 2 न्यूटन का ज्वार उठेगा। यहाँ 2 न्यूटन का जो है ना यहाँ पे टाइड आएगा। तो यानी ये क्या हो गया? लघु ज्वार हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, यानी समकोण की अवस्था में होते हैं, तो लघु ज्वार आता है। यानी अभी तक अपन ने क्या जाना? अभी तक अपन ने जाना कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण से एक सरल रेखा में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है, और समकोण की अवस्था में होते हैं तो लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार जो है वो सामान्य ज्वार से 20% कम होता है, दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% अधिक होता है। अब बात आती है कि ये जो ज्वार है ये प्रत्येक 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पे 24 घंटे में जो है ना ये 2 बार आना चाहिए, 2 बार ज्वार भाटा आना चाहिए। तो यानी कहीं पे हम देखते हैं तो 24 घंटे के अंदर प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आएगा, 2 बार भाटा आएगा। अब लघु ज्वार यानी लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार के बारे में हम समझे थे। अब देखो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार आएगा, और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के 7वें या 8वें को लघु ज्वार आता है। फिर से समझ लो, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार आएगा, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है ना ये तीनों पिंड एक सरल रेखा में होते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 7वें अथवा 8वें को ये तीनों पिंड समकोण की अवस्था में होते हैं, तो लघु ज्वार आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में दीर्घ ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? गुजरात में ओखा, देखो ओखा तट, गुजरात के ओखा तट पे जो है ना भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा दीर्घ ज्वार आता है, यानी 2.7 मीटर का ज्वार आता है। और अगर विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो विश्व के संदर्भ में जो है ना कनाडा के जो दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में एक फंडी की खाड़ी है, उस फंडी की खाड़ी में 15 से 18 मीटर ऊंचा ज्वार आता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार माना जाता है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए था, लेकिन ये 26 मिनट की देरी से आता है प्रत्येक स्थान पर। 12 घंटे के बाद अगले 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए, तो 26 मिनट की देरी से आने का कारण उसका क्या होता है कि चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के सापेक्ष घूमता है। मैंने कहा था चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे में करता है, और इसी समय में वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है। और जब पृथ्वी के सापेक्ष वो परिक्रमा करता है तो पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमा करने के कारण उसको 26 मिनट का जो है ना वो डिफरेंट आ जाता है, अन्यथा वो सेम समय पे आना चाहिए था। अब फिर एक सवाल उठता है कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो ज्वार और भाटा की स्थिति बनती है, इस ज्वार और भाटा की स्थिति में आपने देखा होगा, कभी गौर किया होगा कि जैसे जब पानी चढ़ता है ऊपर की ओर, पृथ्वी की ओर जब पानी चढ़ता है तो जो नदियां होती हैं उन नदियों का तल ऊपर हो जाता है। नदियों का तल ऊपर हो जाता है तो इकोनॉमिक प्रोसेस से देखा जाए तो ये सकारात्मक होता है। यानी जो जहाज तटों पे पीछे रुक जाना चाहिए थे, अब वो जहाज ज्वार आने के कारण वो जहाज हमारे भूखंड के काफ़ी अंदर तक आ जाती है। यानी जो नहरों या नदियों को हमने खोद के गहरा किया है और जो हमने पोर्ट बनाए हैं, उन पोर्टों में इन ज्वारीय परंपराओं का या ज्वारीय सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के दूर से हमें
जो ट्रांसपोर्ट करना था से जो गुड्स को, अब अगर ऐसी अवस्था में जो हमारे जो जहाज आती हैं पानी के, वो हमारे अंदर तक चले आती हैं, और अंदर तक चली आती हैं तो वो अंदर तक जो है ना हमें फिर लोडिंग अनलोडिंग हो जाती है, तो इतना डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का हमारा बच जाता है। क्यों? क्योंकि जल से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सस्ता पड़ता है। हमने इसी प्रकार से, या दुनिया के देशों ने जो है जहाँ ज्वार आती है उन्होंने इसी प्रकार से जो है ना पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश की है। हमने भी जो है ना कलकत्ता पोर्ट को, यानी हुगली नदी पे जो स्थापित किया गया डायमंड हार्बर वगैरह, इन लोगों को भी हमने ऐसे ही इसे डेवलप करने की कोशिश की है। और वहाँ जो मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति में देखते हैं कि जो नदियाँ हैं या जो नहरें हैं या नदी की वितरिकाएँ हैं यानी ब्रांचें हैं, उन ब्रांचों में देखते हैं कि जैसे जैसे रात का समय आता है, मतलब जैसे जैसे रात का समय आता है पानी जो है ना वो उतरने लगता है, और जैसे जैसे दिन का समय आता है तो पानी चढ़ने लगता है। इस परंपरा में हम देखते हैं कि अगर आप उतरते हुए पानी के साथ अगर बाहर वापस नहीं गए या अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे तो फिर आपको रात भर जो है ना वहाँ पर बिताना पड़ेगी, क्योंकि जल स्तर नीचे उतर जाता है। और जल स्तर जब नीचे उतर जाता है, ऐसी परिस्थितियों में मैंग्रोव क्षेत्र में आपको रात बिताना पड़ती है। इस तरह से आप देखते हैं, मतलब कभी हम मूवीज़ देखते हैं या कभी हम कोई नज़रिया देखते हैं या वो देखते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या पोजीशन बनती है। अगर सागरीय तट की बात करते हैं तो सागरीय तट पर थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे समुद्र में जाते हैं, मुंबई के समुद्र में जाते हैं या उन समुद्रों में जाते हैं जिनका वेव पे प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे नज़रिया थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप शाम के समय जाते हैं, शाम के समय जो है ना सागर की लहरें वो तटों से टकराने लगती हैं, रात के समय लहरें तटों से टकराती हैं, और जब दिन होता है तो लहरें नीचे की ओर उतर जाती हैं। ये जो है ना जो विंड्स है, जो सागरीय जो हवाएँ हैं या जो भूखंड की हवाएँ हैं, समीर हैं जिसको बोलते हैं, सागर समीर या जो भूखंड का समीर है या अर्थ समीर है, तो इससे इनका एक इफेक्ट होता है, वो उसके कारण होती हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की। अब तक मैंने आपको क्या बताया? अब तक मैंने आपको दीर्घ ज्वार बताया, अब तक मैंने आपको लघु ज्वार बताया। मैंने आपको बताया कि दीर्घ ज्वार जब एक सरल रेखा में होते हैं तीनों पिंड तो दीर्घ ज्वार आता है, पूर्णिमा अमावस्या के दिन ही आएगा। लघु ज्वार जो है ना वो 7-8 को आता, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को, जब समकोण की अवस्था में होते हैं तभी आएगा। प्रत्येक स्थान पर जो है ना 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। और मैंने आपको बताया है कि सामान्य ज्वार से अगर 20% कम हो तो उसे लघु ज्वार बोलते हैं, सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो तो उसे दीर्घ ज्वार बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया भारत के संदर्भ में ओखा तट यानी 2.7 मीटर जो है ना सबसे ज़्यादा भारत के संदर्भ में ऊंचा ज्वार आता है, जो गुजरात में पड़ता है। फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है 15 से 18 मीटर, जो कनाडा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। साउथ हैम्पटन के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो साउथ हैम्पटन जो है ना ब्रिटेन के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, और साउथ हैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। बस ये एक ऐसी घटना है जहाँ पे 4 बार ज्वार आता है। तो यहाँ पे 4 बार ज्वार आने के कारण अलग हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 2 बार ज्वार उत्तरी सागर से आता है और 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से आता है, इसलिए साउथ हैम्पटन में जो है ना यानी ब्रिटेन में 4 बार ज्वार आता है। और प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए, 26 मिनट की देरी से आता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष मूवमेंट करता है, इसलिए जो है ना ये 26 मिनट की देरी से आता है। बस ज्वार भाटा के संदर्भ में आपको इतने ही समझना था। इसके बाद करते हैं बात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बहुत सिंपल टाइटल है। इस सिंपल टाइटल को हम सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि एक के नजरिया है कि आप हैं कहाँ। पहले आप ये देखो आप कहाँ हैं, ये अर्थ है आपका, ये अर्थ है। इसका मतलब आप पृथ्वी पे हैं, आप पृथ्वी पे हैं। अब आपको सूर्य ग्रहण पड़ रहा है या चंद्र ग्रहण पड़ रहा है मुझे नहीं पता है, आप कैसे करते हैं इसको। मैं आपको ऐसे हैंडल करता, आप पृथ्वी पे हैं, आपको जो दिखाई ना दे वही ग्रहण है। आपको सूरज दिखाई ना दे तो सूर्य ग्रहण है, आपको चंद्रमा दिखाई ना दे तो चंद्र ग्रहण है। आप जहाँ हैं, आप अमेरिका में हैं तो आपको जो दिखाई ना दे वो ग्रहण है। आप इंडिया में हैं तो आपको जो दिखाई ना दे वो ग्रहण है। आपके यहाँ जब दिन होता है तो आपके जस्ट अपोजिट में पृथ्वी में वहाँ पे रात होती होगी। जब आपके यहाँ रात होती है तो आपके जस्ट अपोजिट में पृथ्वी में वहाँ दिन होता होगा। सिंपल सी बात है। ये जरूरी थोड़ी है कि अगर आपको सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है दिन में, भाई सूर्य ग्रहण कब दिखाई देगा? बोले रात में। रात में क्यों दिखाई देगा? रात में थोड़ी सूरज उगता है, सूरज तो दिन में दिखता है ना। जब सूरज दिन में दिखता है तो सूर्य ग्रहण दिन में पड़ेगा, और जब चंद्रमा रात में दिखता है तो चंद्र ग्रहण रात को पड़ेगा। अब सूरज दिन में दिखता है, देखो
पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा की रात है, इसका मतलब होता है पूरा चांद दिख रहा है आपको। पूरा चांद जब आपको दिख रहा है, अमावस्या को तो चांद में वैसे ही ग्रहण है भाई, अमावस्या को तो चांद काला है, वो तो दिखते ही नहीं है। जब चांद काला है दिखते ही नहीं है तो वो तो ऑलरेडी एक तरह से ग्रहण है, उसको तो जब दिखना ही नहीं है। कंडीशन तो तब बनती है जब चांद पूरा दिखना चाहिए, वो आपको ना दिखे। जब आपको ना दिखे चांद, तब चंद्र ग्रहण है। और जब सूर्य पूरा दिखना चाहिए और जब आपको सूर्य ना दिखे तब सूर्य ग्रहण है। आप कहोगे रात को सूर्य ग्रहण है, तो रात को तो आपके पास सूर्य होते ही नहीं है। रात को जिसके पास सूरज होगा उसके यहाँ ग्रहण पड़ सकता है ना। इस संदर्भ में हम देखते हैं, हम पृथ्वी पे हैं, एक चंद्रमा की स्थिति ये बनती है, एक चंद्रमा की स्थिति ये बनती है, एक चंद्रमा की स्थिति ये बनती है और एक चंद्रमा की स्थिति ये बनती है। चंद्रमा ये मूवमेंट कर रहा है, ये है मान लो सन, ये सूर्य का प्रकाश है। अब देखना, आप इस तरफ हैं और आप इस ओर देख रहे हैं, तो चंद्रमा पे जो प्रकाश पड़ेगा सूर्य का इस हिस्से पे पड़ेगा, यानी आपके अपोजिट वाले, आप जिस हिस्से को देख रहे हैं उसके अपोजिट वाले हिस्से पे प्रकाश पड़ेगा। तो ये जो आपका हिस्सा है ये चंद्रमा का कैसा है, आपको तो काला दिखाई देगा। जब आपको ये चंद्रमा का हिस्सा काला दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आंख तो यहां देख रही है, ये हिस्सा काला दिखाई देगा, तो इसका मतलब है ये अमावस्या है, ये अमावस्या का दिन है। फिर इसके बाद जो है ना 27 दिन 7 घंटे में ये चंद्रमा यहाँ पे आता है। तो यहाँ देखो, अमावस्या के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, ये 7वें दिन चंद्रमा यहाँ होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14वें दिन होगा, 21वें दिन होगा और 28वें दिन, यानी 27 दिन 7 घंटे में ये पूरा परिक्रमा कर लेगा। अब आपको ये दिखा, तो ये यानी ये अमावस्या का स्थिति बनेगी। अगर आपको चांद यहाँ दिखेगा तो चांद आपको देखो ये वाला हिस्सा दिखेगा, आपको चांद आधा दिखेगा। 7 या 8 को चांद आपको कैसा दिखा, आधा दिखा। आधा चांद लाइट होगा, आधा चांद ब्लैक होगा। आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये ऐसा दिखेगा चांद। जब चांद इस अवस्था में होगा, आप यहाँ से देख रहे हो, चांद इस अवस्था में होगा कि चांद आपको यहाँ पे पूरा दिखेगा। देखो, चांद पे सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ रहा है। ये चांद का सूर्य पे जब ये पूरा प्रकाश पड़ रहा है तो आप इसको देख रहे हैं कि आपको पूरा चांद झकास दिखाई दे रहा है। ये चांद आपको गोरा दिखाई दे रहा है, पीछे चांद जो है ना वो ब्लैक होगा। जब ये चांद आपको लाइट में दिखाई देगा फुल, तो ये पूर्णिमा का दिन होगा, यानी फुल मून होगा। ये न्यू मून होगा, ये फुल मून होगा। फुल मून में आप देखते हैं कि कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो सूर्य के प्रकाश से किस पे, पृथ्वी पे पड़ेगा और चांद पे उस रात पृथ्वी का सूर्य पे, चांद पे प्रकाश नहीं पड़ेगा। इस कारण से जो है ना ये क्या हो जाएगा, आपको चंद्र ग्रहण हो जाएगा। कहने का मतलब है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं और सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी ल्यूनर इलिप्स कहते हैं। और यदि कभी ऐसा हो जाए कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य का प्रकाश चांद पे पड़ेगा और चांद की परछाई आप पे पड़ेगी, तो आपको सूरज कैसा, एक रिंग में दिखाई देगा, एक छल्ले के रूप में दिखाई देगा। इसको अपन सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये अमावस्या के दिन पड़ेगा। तो जब 2 चीजें अपन ने देखी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आए तो आपको क्या नहीं दिखेगा, आपको चांद नहीं दिखेगा, तो चंद्र ग्रहण है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो आपको क्या दिखाई नहीं देगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो ये सूर्य ग्रहण होगा। इसी संदर्भ में समझना पड़ता था सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण को। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 1 महीने में 1 बार अमावस्या आती है, 1 महीने में 1 बार कम से कम पूर्णिमा आती है। साल में 12 पूर्णिमाएं होंगी, 12 अमावस्या होंगी, तो साल में 12 चंद्र ग्रहण पड़ना चाहिए, 12 सूर्य ग्रहण पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी साल में अधिकतम 7 सूर्य व चंद्र ग्रहण ही पड़ते हैं। आप कहोगे हमारे यहाँ तो सब साल में एक ही दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। आपके यहाँ की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। पूरे पृथ्वी पे अमेरिका में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो आपको क्या करना उससे, भाई आपको तो दिखाई नहीं देगा, तो ना आपके पास न्यूज आएगी
और अगर न्यूज़ आ भी गई तो आप इतने मैच्योर नहीं है कि उसको मेजर्ड कर सकें, या दुनिया के अन्य क्षेत्रों में अगर वो दिखाई देता है तो अपन को कोई मतलब नहीं होता। अपन को तब फोकस करते हैं जो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है। हमारे यहाँ 1-2 बार ऐसी घटनाएं होती हैं, 1-2 बार घटना होती है तभी हम फोकस करते हैं। यानी अधिकतम 7 बार ऐसी स्थिति बन सकती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो 12 बार सूर्य ग्रहण और 12 बार चंद्र ग्रहण क्यों नहीं पड़ता है? इसका मतलब ये होता है कि सूर्य और पृथ्वी, जो चांद है, चंद्रमा और पृथ्वी जो है ना, वो उनके मूवमेंट को देखो। पृथ्वी अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा अपने अक्ष से 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा जो अपने अक्ष से 5 डिग्री झुका हुआ है, इस झुकाव के कारण जो है ना, ये 12 सूर्य ग्रहण और 12 चंद्र ग्रहण नहीं पड़ते हैं। कभी चंद्रमा आगे निकल जाता है और कभी चंद्रमा पीछे रह जाता है। इस कारण से ये ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है। और उसका जो मूवमेंट है चंद्रमा का, इसके मूवमेंट में भी डिफर होता है, लेकिन इसका मूल कारण है चंद्रमा का 5 डिग्री का झुकाव। वो कभी आगे निकल जाता है, कभी पीछे रह जाता है, इसलिए ये स्थिति जो है ना हमेशा नहीं बनती है। ये था आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अगर आपको इसको अपने व्यक्तिगत रूप से समझना चाहते हैं तो एक मैप बनाइए। सबसे सीधा सा सिद्धांत ये है कि रात को चंद्रमा पूरा दिखाई दे तो वो पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ेगा। सूर्य ग्रहण दिन में सूरज दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण दिन में पड़ेगा और अमावस्या का दिन होगा। क्यों? क्योंकि अमावस्या को चांद तो काला होता है, ब्लैक होता है एकदम, यानी न्यू मून की अवस्था में होता है। तो 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा? जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वही ग्रहण है। इन चीज़ों को अगर हम समझ लेते और मैपिंग कर लेते हैं तो बहुत सरल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। हम जल्द उपस्थित होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।